मिर्गी के दौरे इन दोनों एक आम बीमारी बन गए हैं। क्या होते हैं मिर्गी के दौरे, कैसे इससे बचा जाए और क्या इसमें सावधानियां बरतने की जरूरत है? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर मनोज जी हैं, जो कि एनडीपीएफ के भी सदस्य हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर, सबसे पहले मिर्गी के दौरे होते क्या हैं? मिर्गी के दौरे, मिर्गी या जिसको हम कहते हैं फिट्स पड़ना, या जो साधारण लैंग्वेज में होती है उसको मिर्गी या फिट्स ही कहते हैं। हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं सीजर्स, कहते हैं सीजर्स, यानी कि या एपिलेप्सी कहते हैं हम। तो साधारण ये माना जाता है कि जो मिर्गी के दौरे हैं, पहले ये जो पब्लिक में धारणा है कि किसी को अगर मिर्गी होती है, फिट्स होती है, तो वो किसी की बुरी नजर लग गई या किसी की बुरे दिन आ गए, उसको इस तरह के शिकायत या चुड़ैल ने किसी पे दिक्कत कर दी, इसलिए हो रहा है। ये गलत धारणा सोसाइटी में है। तो इसके लिए ये एक चीज है कि इट इज साइंटिफिक, ये एक बीमारी है, इसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आती है। और ये बीमारी जो क्यों होती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर हमारे जो साइनेप्सिस होते हैं, जिनको कहते हैं, जो हमारी ब्रेन का न्यूरॉन्स होता है, जिसको सॉफ्टवेयर, सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ब्रेन का सॉफ्टवेयर, अगर उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, जैसे घर में शॉर्ट सर्किट होती तो आग लगती है, वैसे ब्रेन के अंदर अगर शॉर्ट सर्किट होने लगे तो वो शॉर्ट सर्किट जो है जिस एरिया में हो रहा है उसी जगह का जो सप्लाई है, जैसे आप मान के चलिए किसी को हाथ के एरिया जो ब्रेन में है उसमें शॉर्ट सर्किट हो रही है तो हाथ हिलने लगेगा, हाथ का दौरा पड़ेगा। किसी को अगर जुबान की है तो जुबान का दौरा पड़ेगा, किसी को चेहरे की एरिया में है तो चेहरे का दौरा पड़ेगा, किसी को अगर दोनों साइड ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट है, दोनों साइड में आ रही है, तो पूरा बदन हिलने लगेगा, दांत थरथराने लगेंगे, जीभ कट जाएगी, पेशाब निकल जाएगा। करीबन मान के चलिए कुछ सेकंड्स के लिए, मिनट्स के लिए पूरा शरीर हिल जाएगा, फिर धीरे धीरे करके वो शांत हो जाता है, फिर बेहोशी के हालत में चली जाती है। तो ये कॉमनली जो है ये मिर्गी होता है और साइंटिफिकली ये प्रूवन है। सर, एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, मिर्गी के जो दौरे होते हैं, देखा गया है किसी को किसी तरह का दौरा आता है, किसी को कुछ तरीके का दौरा आता है। मिर्गी के दौरे कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर हम मान के चले, मिर्गी का जो दौरा है वो कई प्रकार में डिवाइड करी जाती है, बट सिंपल लैंग्वेज में दो टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं फोकल सीजर, यानी कि एक ही हिस्से में होना, जैसे मैंने बताई कि किसी के सिर्फ चेहरे पे हो रहा है या हाथ पे हो रहा है, कि किसी के पैर पे है या आंखों पे है और वो बेहोश नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं सिंपल फोकल सीजर या सिंपल पार्शियल सीजर कहते हैं। अगर किसी को मेजर फिट्स पड़ रहा है या बड़ा दौरे का मतलब है कि किसी का बेहोशी हो जाना, अचानक से बेहोश हो जाना, या जीभ कट जाना या पेशाब निकल जाना, उसके बाद 1-2 मिनट के लिए बेहोश हो जाना, उसको हम कहते हैं मेजर फिट्स या जीटीसीएस कहते हैं, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर। कुछ और तरीके के दौरे भी होते हैं, जैसे बच्चों में अचानक से स्कूल में बैठे बैठे अचानक से गुम सा हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, जिसको कहते हैं एब्सेंट सीजर। कुछ टाइप के दौरे होते हैं जिसमें सिर्फ झटके आते हैं, शरीर में झटका आता है, सामान है तो छूट जाता है, उसको हम कहते हैं मायोक्लोनिक सीजर। तो ये 3-4 रकम के कॉमनली दौरे पड़ते हैं, और इनमें जो सबसे कॉमन है वो जो पब्लिक जानती है वो है जीटीसीएस, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, जिसमें जीभ कट जाती है, पेशाब निकल जाता है, हाथ पैर हिलने लगते हैं, फिर आदमी 1-2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बेहोश हो जाता है। ये कॉमन वाला दौरा है। आपने जिक्र बच्चों का किया है, एक चीज ये भी जानना चाहूंगा, क्या ये मिर्गी के दौरे सिर्फ बच्चों में ही होते हैं? नहीं, मिर्गी के दौरे किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं, जन्म से लेकर, छोटे बच्चे से लेकर ओल्ड एज तक, जब तक आपकी डेथ नहीं होगी किसी भी उम्र में आपको दौरा पड़ सकता है। लेकिन इसमें यह है कि अलग अलग किस्म के, जो मैंने अभी दौरे बताए, उस सेमियोलॉजी जो बताई, वो दौरे की किस्म जो है वो अलग अलग होता है, अलग अलग एज ग्रुप में, और कारण भी अलग अलग होता है अलग अलग एज ग्रुप में। जैसे मान के चलिए बचपन में मोस्ट कॉमन कारण आप पूछोगे किस लिए होता है, तो उसको जेनेटिक कॉज माना जाता है। बचपन में यूजुअली जेनेटिक कॉज
या जन्म के टाइम में ब्रेन के अंदर कोई डैमेज हो, जिसको कहते हैं पेरिनेटल हाइपोक्सिया, उस कारण से होता है। यंग एडल्ट में आए तो यंग एडल्ट में किस कारण से होता है, दिमाग के अंदर कोई कीड़ा हो, जिसको कहते हैं न्यूरोसिस्टी सार्कोसिस, उसके कारण होता है। या ब्रेन के अंदर कोई इंफेक्शन हो, उसके कारण होता है। तीसरी कैटेगरी, जब कुछ नहीं मिलता है हमें कारण, तो उसको हम कहते हैं इडियोपैथिक जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, यानी कि ब्रेन के अंदर शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ है लेकिन कोई कारण आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। फिर थोड़ा एज बढ़ता है, मिडिल एज में आते हैं, तो वहां पे स्ट्रोक के कारण हो सकता है, ब्रेन के ट्यूमर के कारण हो सकता है, ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन से हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से, हेड इंजरी से हो सकता है। तो ये कुछ कारण होते हैं। जब उम्र बढ़ती है, जैसे ओल्ड एज हो गए, तो वहां पे ट्यूमर के कारण हो सकता है, स्ट्रोक के कारण हो सकता है। ओल्ड एज के साथ हम एक बीमारी जानते हैं जिसको हम कहते हैं डिमेंशिया, यानी कि एल्जीमर्स डिजीज, उसमें कॉमनली ब्रेन सिकुड़ने लगता है, उसके कारण दौरे पड़ सकते हैं। तो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग कारण है, बट दौरा आप ये मान के चलिए किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी बैकग्राउंड में हो सकता है। सर, समाज में एक धारणा भी है कि ये कहा जाता है, आप बताएंगे उसके बारे में बेहतर, कि मृगी के जो रोगी होते हैं वो मंदबुद्धि होते हैं। क्या ये बात सच है? नहीं, मंदबुद्धि शब्द ही एक बच्चे के लिए या एक मिर्गी के मरीज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। कभी भी किसी बच्चे को मंदबुद्धि नहीं बोलना है। हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में भी जब लिखते हैं तो लिखते हैं आपका मेंटल सबनॉर्मलिटी, यानी कि दूसरों से थोड़ा सा कम, बट ये शब्द भी यूज नहीं करना है। कोई भी बच्चा या कोई भी दौरे का मरीज 99% तक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकता है और नॉर्मल होता है उसका ब्रेन। 1% में जो नेग्लेक्टेड होता है, जो सोसाइटी से नेग्लेक्टेड है, या दवाई टाइम से ना ले, या उसकी ब्रेन में कोई सीवियर इंजरी है, या या यूजुअली बच्चों में पेरेंट्स उसे छोड़ देते हैं, जैसे आपने बताया अभिशाप मान के, तो उन बच्चों में यूजुअली आपकी कुछ ना कुछ मेंटल सबनॉर्मलिटी होती है। अदरवाइज 99% पेशेंट का नॉर्मल फंक्शनिंग हो सकती है। सर, ये भी कहा जाता है मृगी का रोगी क्या बच्चे पैदा नहीं कर सकता? सच है ये? ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है और एक तरीके का लोगों को लांछन या अभिशाप है लोगों के ऊपर, जो जिनको दौरा पड़ता है। मेरे पास या आप स्टडी देखोगे तो 100% जो भी मिर्गी का मरीज है, यानी कि वुमेन विथ एपिलेप्सी जिसको हम कहते हैं WWE, जो जिनको चाइल्ड बियरिंग एज कहते हैं, वो आपका बिल्कुल बच्चे पैदा कर सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसमें कोई आपकी दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट ये माना जाता है किसी को दौरा है तो सोसाइटी में ये है कि वो छिपा देते हैं, छिपा के उनकी मैरिज कर देते हैं और उनकी दवाइयां बंद कर देते हैं। और जब वो आपके जब 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 उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो उनको दौरा पड़ता है, उससे बच्चे में हार्म हो सकता है। लेकिन अगर उसका हम पहले से ही इलाज करें और अप्रोप्रिएट मेडिसिन दें तो ना बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा, ना मदर पे प्रभाव पड़ेगा, और एब्सोल्युटली एकदम नॉर्मल लाइफ एक वुमेन या चाइल्ड बियरिंग एज वाली वुमेन जी सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो दौरे पड़ते हैं क्या वो मिर्गी के ही पड़ना है? दौरे का मतलब मिर्गी का ही दौरा है? नहीं, अगर किसी को बेहोशी होती है तो कॉमन जो कारण होता है वो होता है सिनकोप। सिनकोप का मतलब है ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाना, वो कॉमन कारण है। और दूसरा कारण जो है, जो हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं, फिट्स या मिर्गी। इसीलिए इसको जानने के लिए ही हम लोग, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैंने करीबन 14 to 17 ईयर्स ट्रेनिंग के बाद आप ये प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि वो दौरा है कि नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज है कि जो इवेंट हुआ है पेशेंट के साथ, जो दुखद घटना हुई है, वो दौरा है कि नहीं, वो ही जानने के लिए हम लोग इतनी रिसर्च, इतनी पढ़ाई इतनी करते हैं। क्योंकि दवाई स्टार्ट होने के बाद, दवाई अगर स्टार्ट हो गई तो आप जानते हो कि वो 2 से 3 साल या किसी को लाइफ टाइम चलनी है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। और सिंपल हिस्ट्री के बेसिस पे उसकी जो जिस तरीके से वो बेहोश हुआ है, उसके साथ क्या मूवमेंट्स हुई है, जो मैंने अभी चीजें बताई पहले कि हाथ हिलने लगा, चेहरा हिलने लगा, पेशाब निकल गया, कितना टाइम के लिए बेहोश हुआ, ये एक प्रॉपर हम लोग हिस्ट्री लेते हैं। उसके बेसिस पे आप डायग्नोज कर सकते हो कि ये दौरा था कि नॉन दौरा, जिनको हम कहते हैं सीजर लाइक एपिसोड।
बहुत सारे लोग होते हैं रात को सोते हैं, खराटे मारते हैं, जीभ कट जाती किसी किसी की, तो वो अलग किस्म के बीमारियां हो सकती है। किसी को खड़े खड़े बेहोश हो जाता है, किसी ने पानी नहीं पिया या डिहाइड्रेटेड है, या किसी को कार्डियक बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, किसी को ब्रेन को ब्लड सप्लाई कमजोर हो जाती है, उसके कारण भी इंसान बेहोश हो सकता है। तो बेहोशी का कारण अकेला दौरा नहीं है, दूसरे चीजें भी हमें रूल आउट करनी पड़ेंगी, तभी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि दौरा है कि नहीं है। इसके लिए आपको एक्सपर्ट डॉक्टर, जहां लोकेलिटी में कम से कम जो जानते हैं इस तरीके का ट्रीटमेंट करना, उनको दिखाना बहुत ही जरूरी है। सर कहा यह भी जाता है, मतलब पुराने जमाने में अगर देखें आज कुछ साल पहले, तो मिर्गी के जो दौरे पड़ते थे रोगियों को, उनको जुराबे या जूते सुंघाकर कहा जाता था ठीक हो जाते हैं, लेकिन मिर्गी के जो दौरे हैं वो आते क्यों हैं, क्या उसका कारण है? मिर्गी के दौरे का कारण, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, मिर्गी के दौरे के कारण जो है अलग अलग एज ग्रुप में, अलग अलग टाइम में, अलग अलग चीज के कारण हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो एक हो गया ब्रेन में डैमेज होने के कारण, एक हो गया जिनमें ब्रेन में कोई डैमेज नहीं है। डैमेज का मतलब है जैसे किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गई, हेड इंजरी हो गया ब्रेन के अंदर, वहां आपको जैसे कोई पानी का थैला बन गया, या किसी के अंदर स्ट्रोक हो गया जिसको हम कहते हैं ब्रेन अटैक होना, ब्रेन के अंदर क्लॉट बन जाना, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाना, ब्रेन के अंदर ट्यूमर होना, इन्फेक्शन होना, कीड़ा होना, ब्रेन के अंदर टीबी होना, ये सारी कुछ बीमारियां अगर है तो उसको हम कहते हैं सिम्टोमेटिक सीजर्स या एपिलेप्सी, यानी कि कोई कारण हमें मिला है जिस कारण से दौरा पड़ा है। दूसरा हो गया जिनमें यूजुअली कुछ कारण मिलता नहीं है, जैसे अब मान के चलिए कि पेशेंट को दौरा पड़ा, हमने एमआरआई कराई तो कुछ नहीं मिला हमें, तो उनको कहते हैं हम यूजुअली जेनेटिक कारण से हुआ है, जेनेटिक एपिलेप्सी कहते हैं या इडियोपैथिक एपिलेप्सी कहते हैं। जेनेटिक मतलब जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री में पिताजी को था या दादाजी को था या किसी और को भी था, फैमिली मेंबर्स में, फैमिली ट्री में, तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक टाइप ऑफ एपिलेप्सिस। बचपन में जो दौरे पड़ते हैं वो यूजुअली जेनेटिक वाले होते हैं। इडियोपैथिक एपिलेप्सी यूजुअली यंग एडल्ट में होती है, जिनमें साथ में एक चीज और, दो चीजें मैंने बताई थी पहले, एक हो गया कि अचानक गुम हो जाना जिसको कहते हैं एब्सेंस सीजर, दूसरी टाइप होती है मायोक्लोनिक जर्स यानी झटके आना। ये जो दो टाइप के दौरे हैं, ये टाइप यूजुअली इडियोपैथिक जनरलाइज्ड एपिलेप्सी के अंडर आती है, उसमें ब्रेन में हमें कोई डैमेज नहीं मिलता। उसका कारण क्या है कि ब्रेन के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाना, यानी कि ब्रेन के अंदर कुछ हमारे चैनल्स होते हैं, जैसे किसी चैनल में अगर डिफेक्ट हो गया, तो कॉमनली सोडियम चैनल में अगर कोई डिफेक्ट होती है तो उसमें जो है प्रॉपर तरंगे ट्रेवल नहीं कर पाती है, ब्रेन के अंदर शॉर्ट सर्किट होने लगता है, सॉफ्टवेयर जो ब्रेन की वो क्रैश कर जाती है, इसीलिए दौरे पड़ जाता है। सिंपल लेमन लैंग्वेज में जैसे कंप्यूटर है, उसमें एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होती है। अगर सॉफ्टवेयर में कोई डिफेक्ट हो, हार्डवेयर इंटैक्ट है, फिर भी दौरे पड़ सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में अगर क्या डिफेक्ट हो सकती है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए सॉफ्टवेयर के अंदर, या उसके अंदर चिप है उसमें खराबी आने लगे, तो दौरे पड़ सकते हैं। सर क्या मिर्गी का इलाज जो है संभव है? यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रॉपर आइडेंटिफाई होना है किस टाइप का मिर्गी है। जो अभी मैंने बताई, इतने सारे टाइप की मिर्गी हो सकते हैं, उसी हिसाब से सटीक इलाज हर टाइप की मिर्गी के लिए आजकल कम से कम 3 से 4 दवाइयां अवेलेबल है मार्केट में। अगर कोई ट्यूमर है तो उसका ऑपरेट करना है, अगर कीड़ा है तो कीड़े मारने की दवाई देनी है, टीबी के कारण हुआ है तो टीबी का इलाज करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मिर्गी में पहले तो मिर्गी को दवाई देके उसका रोकथाम करना, और उसका जो कारण है उसको निकाल के उस चीज को इलाज किया जाए, तो कंप्लीट ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं फुल ट्रीटमेंट हम मिर्गी का कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। सर ये और जानना चाहेंगे, मुझे मिर्गी का दौरा आ सकता है या किसी और सामान्य व्यक्ति को इस तरह के दौरे क्या आ सकते हैं, इसके शुरुआती लक्षण क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मिर्गी से पहले कुछ ना कुछ सिम्टम आभास हो जाती है। जैसे किसी को मिर्गी पड़ता है उसको हम कहते हैं ऑरा होना। ऑरे का मतलब है अचानक से जैसे किसी को चक्कर आना, पेट में अजीब सा फीलिंग होना, आंखें हिलने लगना, हाथों में कुछ अजीब सा सेंसेशन लगना, झंझनाहट टाइप लगना, या हाथ थोड़ी थोड़ी करके हिलने लगना, ये कुछ लक्षण पहले से भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं। अगर ये आपके लक्षण है, प्लस अगर आपकी फैमिली में है किसी को दौरे का है, फैमिली हिस्ट्री में या फैमिली ट्री में है, तो ये अगर आपके है तो आपको दौरा पड़ने के चांस ज्यादा है। दूसरा, अगर आपको सपोज कभी चोट लगी है सिर में और खून का जमाव हुआ है दिमाग के अंदर,
या बचपन में आपकी कोई ब्लड सप्लाई की कमी हुई है, या आपको दिमाग में कोई कीड़ा है, ट्यूमर है, या आपके ब्रेन में अगर कोई इन्फेक्शन है, तो आप दौरे के हाई रिस्क में हो। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनमें आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि पहले से ही कि हाँ जी, इनको प्रोफाइलेक्टिक हमें दवाई देनी है, नहीं तो इनको दौरा पड़ने की रिस्क है। एक आखिरी सवाल सर मेरा, क्योंकि मिर्गी एक खतरनाक बीमारी है और काफी समय से चली भी आ रही है। क्या जिनको मिर्गी का दौरा या मिर्गी जैसी बीमारी है, क्या उनकी मौत संभव है या उन्हें बचाया जा सकता है? मिर्गी के दौरे में सिर्फ 2% मैक्सिमम 5% लोगों की डेथ हो सकती है, वो भी अगर कार्डियक अरेस्ट, जिन्हें हार्ट रुक जाए, या उसको हम कहते हैं सडन ऑनसेट डेथ इन एपिलेप्सी, दैट इज नोन एज सुडेप। सुडेप होता है एक, जो अकेले दौरे में अगर लंबा दौरा पड़ा, जिसको हम कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, 5 मिनट से ज्यादा अगर किसी को दौरा पड़ रहा है और उसका अगर हार्ट थम जाए, सांस नहीं ले पाए, या जो भी उसका बलगम बन रहा है वो लंग के अंदर चली जाए, जिसको कहते हैं एस्पिरेशन निमोनिया, या प्रॉपर केयर न मिले, तो डेथ हो सकती है। अदरवाइज 97 to 95% केसेस में अगर टाइमली ट्रीटमेंट मिले तो बचाव हो सकती है। आखिरी सवाल कहता है, एक सवाल और मेरे मन में आ गया डॉक्टर मनोज जी, आप क्योंकि लगातार समय समय पर लोगों को जागरूक भी करते हैं, एनडीपीएफ के सदस्य भी हैं, काफी जगह आप जाते भी हैं। मिर्गी अगर किसी को घर में है तो घर में एक तनाव सा माहौल रहता है, लोग दहशत में होते हैं, लोगों के मन में डर ना हो। आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में हमारे दर्शकों को और लोगों को, ताकि वो एक जो स्थिति आप समझ रहे हैं, जो स्थिति होती है जब किसी को घर में मिर्गी का जैसी बीमारी से दो चार होना पड़ रहा होता है, तो लोग टेंशन में जाते हैं, पैनिक हो जाता है। पैनिक ना क्रिएट करें और क्या इलाज अपनाएं, क्या सावधानियां बरतें, अगर आप कुछ बता पाए। बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ये मन में रखना है कि मिर्गी एक बीमारी है, जैसे डायबिटीज एक बीमारी है, ब्लड प्रेशर एक बीमारी है, थायराइड की बीमारी जैसे है, वैसे ही मिर्गी एक बीमारी है। मिर्गी एक अभिशाप नहीं है, और इसको हम हल्के भी ना लें, जैसे मिर्गी है चलो दवाई दे दिया फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। जैसे आप डायबिटीज के लिए रेगुलरली दवाई लेते हो, ब्लड प्रेशर के लिए लेते हो, थायराइड के लिए लेते हो, कार्डियक प्रॉब्लम के लिए लेते हो, बाकी बीमारियों के लिए जैसे लेते हो, वैसे ही मिर्गी को भी एक बीमारी मान के उसका इलाज कर सकते हैं। 80% जो दौरा है वो एक ही दवाई पे कंट्रोल हो सकती है, सिर्फ 15% केसेस में 2 या ज्यादा दवाई की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी किसी भी सदस्य को घर में मिर्गी है, पहले से ही आपको पता है, तो 2 तरीके का प्रिकॉशन लेना है। एक तो जो डॉक्टर ने बताई होगी, जिसको हम कहते हैं सीजर प्रिकॉशंस, यानी कि उस बंदे को कभी भी ड्राइव नहीं करना है, गहरी पानी आग से दूर रहना है, मशीनरी वर्क यानी कि कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे उसको अगर दौरा पड़े उस टाइम तो उसको इंजरी हो सके। तो ये कुछ प्रिकॉशंस पहले से ही लेना है। दूसरा, आजकल एक स्प्रे आ जाती है जिसको हम कहते हैं मिडाजोलम नेजल स्प्रे। वो स्प्रे अगर आपके पास ऑलरेडी पेशेंट को दौरा पड़ता है और बार बार पड़ने वाला दौरा है, तो स्प्रे अपने पास रखे, पैनिक ना करे, साइड टर्न कर दे पेशेंट को, इमीडिएटली खतरे वाली जगह से हटाए, उनको मुंह के अंदर कोई चम्मच या कोई जूता ना सुंघाए, कुछ ना करे, नहीं तो दांत टूट जाएगी। साइड टर्न लेके काम कूल बिहेवियर से नोज में 2-2 स्प्रे कर देना है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट का अर्जेंट कॉल आया कि सर उनको बहुत बड़ा दौरा पड़ा है, हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। मैंने कहा सबसे पहले आप स्प्रे दो, अगर स्प्रे से होश में आ जाए तो 5 मिनट आप वेट करो, फिर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ले जाओ। इमीडिएटली आप दौरा पड़ते पड़ते उठा के हॉस्पिटल के लिए ले जाओगे, इंजरी हो जाएगी। तो उसी टाइम उन्होंने स्प्रे दिया, पेशेंट को रिलीफ मिली, और 5-10 मिनट बाद थोड़ा सा होश में आने लगे, तो मैंने कहा अब इमीडिएटली इमरजेंसी में ले जाइए ताकि बाकी इंजेक्शन और बाकी दवाइयां शुरू की जाए। तो ये प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। जिनको पहले से ही पता है कि दौरा है, जिनको फर्स्ट टाइम हुआ है, फर्स्ट एड जो है, फर्स्ट टाइम जिनको हुआ है, तो वो सबसे पहले ये देखे कि वो सराउंडिंग कहाँ पे है। अगर एक सराउंडिंग है जहाँ पे जैसे आग है, पानी है, या ऐसा चीज है जहाँ पे दौरे पड़ने से इनकी जान पे खतरा बन सकता है, उनको सबसे पहले कैरी करके सेफ प्लेस में ले जाए, साइड टर्न कर ले, मुंह के अंदर कुछ ना दे। अगर सलाइवा आ रही है तो उसको रब कर सकते हैं, लेकिन मुंह में पानी नहीं डालना है, चम्मच नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है, साइड टर्न करके रखें।
1 से 2 मिनट 80% दौरा खत्म हो जाती है, 90% दौरा 2 मिनट से ज्यादा होती है। अगर दौरा खत्म हो गया इमीडिएटली एम्बुलेंस कॉल करें, हॉस्पिटलाइज के लिए ले जाएं। तो ये दो अलग अलग कैटेगरी में हम प्रिकॉशन लेने पे पैनिक ना करें तो हमारे पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज जी, अपनी एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अगर आपके भी घर में कोई मिर्गी के दौरे से पीड़ित है तो डॉक्टर साहब की इन सलाह पर अमल करें, और अगर किसी को दौरा आता है तो घबराए नहीं, उसको नजदीकी अस्पताल में तुरंत भर्ती कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।